तो बच्चा आज हम लोग देखेंगे हीमोफीलिया। इससे पहले हमने पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो कलर ब्लाइंडनेस भी एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जिसके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। इसी तरह से जो हीमोफीलिया होती है वो भी एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है क्योंकि इसके जीन्स भी एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो हीमोफीलिया तो जनरली जो नॉर्मल पर्सन होता है तो उसमें अगर कहीं पर कट लग जाता है तो कट लगने के बाद जो ब्लड होता है थोड़ी देर के लिए बहता है, लगभग 5 या 10 मिनट। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो ब्लड है उसकी क्लोटिंग हो जाती है, वहाँ पर रुधिर का थक्का जम जाता है और रुधिर का बहना बंद हो जाता है। तो कुछ ब्लीडिंग जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, बाहरी सतह पर जो होती है, और कुछ ब्लीडिंग जो होती है वो इंटरनल होती है। तो हमारी ब्लड की क्लोटिंग में 13 फैक्टर्स, 13 तरह के केमिकल कंपाउंड्स क्लोटिंग में भाग लेते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर, स्कंदक कारक, क्लोटिंग फैक्टर। तो इनमें से अगर कोई भी क्लोटिंग फैक्टर, 13 में से कोई भी क्लोटिंग फैक्टर अब्सेंट हो जाता है या वो ठीक से काम नहीं करता है तो ब्लड की क्लोटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं इनमें ब्लड की क्लोटिंग होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9 नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से इनकी ब्लड की क्लोटिंग होने में कभी कभी 24 घंटे तक का भी समय लग जाता है। तो अगर कहीं पर स्किन में कट लगता है या इंटरनल कहीं पर कट लगता है, ब्लीडिंग होती है, तो जो रुधिर बह रहा है वो लगभग 24 घंटे तक के लिए बहता रहता है। तो उसको अगर रोकना है तो हम लोगों को या तो स्टिचिंग करनी होगी या फिर सर्जरी करके कुछ किया जा सकता है। तो खून अगर ज़्यादा बहता है तो खून की कमी होने से कभी कभी डेथ भी हो सकती है। तो हीमोफीलिया को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए जो जनरली कॉमन होती है। इसमें फैक्टर 8 अब्सेंट होता है, तो इसके अंदर जो फैक्टर 8 होता है वो अब्सेंट होता है। दूसरा जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं हीमोफीलिया बी, और हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं, क्रिसमस डिजीज, क्योंकि इसके अंदर फैक्टर नंबर 9 जिसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं वो नहीं पाया जाता या वो अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इसको क्रिसमस डिजीज कहते हैं। तो इसमें फैक्टर नंबर 9 अब्सेंट होगा। तो हीमोफीलिया 2 तरह का है, हीमोफीलिया ए जिसमें फैक्टर नंबर 8 अब्सेंट होगा, और एक है हीमोफीलिया बी जिसमें क्रिसमस फैक्टर अब्सेंट होगा, क्रिसमस फैक्टर या फिर फैक्टर नंबर 9। तो क्रिसमस फैक्टर अब्सेंट अगर है तो उस डिजीज को बोलते हैं हम लोग क्रिसमस डिजीज, या हीमोफीलिया को एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज क्यों? क्योंकि इसमें खून बहता ही रहता है। तो इसकी जो हेरिडिटी है वो बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस की तरह है। ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जो कि पेरेंट्स से उनकी अगली जनरेशन में इनहेरिट होता है, अगली जनरेशन में वंशागत होता है। इसकी भी वंशागति बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस की तरह होती है, बस वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पे हमने सी लगाया था, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पे एच लगाएंगे। इसमें भी 3 तरह के जीनोटाइप बनेंगे। एक तो ये हेटेरोजाइगस फीमेल, तो ये नॉर्मल होगी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कैरियर, यानी इनमें डिजीज का जीन तो है लेकिन इनकी क्लोटिंग नॉर्मल पर्सन की तरह होगी। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया की जीन है तब ये फीमेल हीमोफिलिक होगी, तब ये फीमेल हीमोफिलिक होगी, ये कैरियर, ये हीमोफिलिक फीमेल। और मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, उस पर भी अगर हीमोफीलिया का जीन है तो वो मेल हीमोफिलिक होगा। तो यहाँ पर भी ये 3 तरह के जीनोटाइप देखने को मिलते हैं। तो अब देखते हैं इसका हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कैसे होता है। इनहेरिटेंस में कुछ केसेस देखेंगे कि माँ बाप का में अगर किसी को हीमोफीलिया है तो उनकी अगली जनरेशन में ये हीमोफीलिया किस तरह से जाएगा या इसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 हम ले रहे हैं कि जो मदर है वो नॉर्मल है, मदर कैसी है? नॉर्मल है, और जो फादर है वो हीमोफिलिक है। तो इनके चिल्ड्रन में हीमोफीलिया की
परसेंटेज मात्रा कितनी होगी या प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों के जीनोटाइप्स लिखेंगे। अब नॉर्मल अगर वो कह रहा है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि XX क्रोमोसोम हो, या ये भी हो सकता है कि XX और X हो, क्योंकि कैरियर को भी नॉर्मली बोलते हैं। और यहाँ पर हीमोफिलिक है तो XHY, दोनों के गैमेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे X और X, और यहाँ पे XH और Y। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर अगर ये दोनों X क्रोमोसोम आपस में फ्यूज करते हैं तो ये कैरियर या नॉर्मल डॉटर होगी। अगर ये वाला X क्रोमोसोम इस नॉर्मल Y क्रोमोसोम से फ्यूज कर रहे हैं तो ये सन होगा जो कि नॉर्मल होगा। अगर ये X क्रोमोसोम इसके साथ फ्यूज कर रहे हैं तो डॉटर होगी जो कि नॉर्मल या कैरियर होगी। और अगर ये X और Y आपस में कंबाइन कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, तो जो सन होगा वो नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं ऑल ऑफ द चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल, या फिर ऑल ऑफ द सन्स विल बी नॉर्मल एंड ऑल ऑफ द डॉटर्स विल बी कैरियर और नॉर्मल। तो रिजल्ट लिखते हैं इसका, ऑल ऑफ द चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल, all of the children will be normal। ओके, दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या करते हैं, जो फीमेल है उसको कैरियर ले लेते हैं। फीमेल कैसी है, कैरियर, या इसी को नॉर्मल भी बोल सकते हैं। यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन है और जो फादर है वो हीमोफिलिक है। तो तब यहाँ पे XH होगा और यहाँ पे X रहना है, यहाँ पे XH और यहाँ पे Y। तो ये XH और ये वाला XH ये डॉटर होगी, फिर ये XH और ये वाला Y ये सन होगा जिसमें हीमोफीलिया होगा, फिर ये X और ये वाला XH तो XHX ये फीमेल होगी जो कि नॉर्मल या कैरियर होगी, ये X और ये Y ये सन होगा जो कि नॉर्मल होगा। तो ये दोनों सन हैं और ये दोनों डॉटर है। तो आधे जो सन है वो नॉर्मल है, आधे जो सन है वो हीमोफिलिक है, आधी जो डॉटर है वो नॉर्मल या नॉर्मल या कैरियर है, और जो आधी डॉटर है वो हीमोफिलिक है। तो रिजल्ट लिखते हैं इसका, रिजल्ट क्या होगा, हाफ ऑफ द सन्स विल बी नॉर्मल, आधे जो सन है वो नॉर्मल होंगे, आधे जो सन है वो हीमोफिलिक होंगे, हीमोफिलिक होंगे। डॉटर की बात करें तो हाफ ऑफ दी डॉटर्स, हाफ ऑफ दी डॉटर्स विल बी नॉर्मल या कैरियर, और हाफ ऑफ दी डॉटर्स विल बी हीमोफिलिक। हाफ हाफ की सिचुएशन कब अराइज होगी, जब फीमेल या फिर उनकी जो मदर है वो नॉर्मल या कैरियर हो और जो फादर है वो हीमोफिलिक। चलिए तो तीसरा केस देखते हैं, थर्ड केस। थर्ड केस में क्या करते हैं, जो फीमेल है उसको हीमोफिलिक ले लेते हैं। फीमेल जो है वो हीमोफिलिक है, मदर हीमोफिलिक है, तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफिलिया के जीन होंगे, और जो फादर है वो नॉर्मल है, फादर नॉर्मल होगा। तो ये X और Y रहना है, तो यहाँ पे कोई XH नहीं होगा। फिर इनका क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ से एक XH और यहाँ से एक नॉर्मल X, तो XH और X, तो यहाँ से एक XH और यहाँ से Y, XHY, तो यहाँ से XH और यहाँ से X, तो XHX, और यहाँ से XH और यहाँ से Y, XHY। तो ये है सन। तो जितने भी सन हैं उन सभी में हीमोफीलिया का जीन पाया जा रहा है, तो सभी सन जो हैं वो हीमोफिलिक होंगे, और सभी डॉटर नॉर्मल या कैरियर होगी। अगर उनकी मदर के हीमोफिलिक है और फादर नॉर्मल है तो जितने भी सन होंगे वे सभी हीमोफिलिक होंगे। तो ऑल ऑफ द सन विल बी हीमोफिलिक, क्योंकि ये डिजीज फीमेल टू मेल ट्रांसफर होती है। मदर को है तो सन को होगा, और अगर सन को है तो फिर आगे आने वाली जो उसकी डॉटर है उसको ही डिजीज होगी।
डॉटर्स की बात करें तो ऑल ऑफ द डॉटर्स विल बी नॉर्मल या कैरियर। ठीक, चलिए फिर चौथा केस देख लेते हैं। तो चौथे में क्या करते हैं, दोनों में अगर डिजीज है तो दोनों में डिजीज होगी तो जितने भी चिल्ड्रन होंगे उनमें भी सभी में ये डिजीज पाई जाएगी। मदर भी हीमोफिलिक है और अगर फादर भी हीमोफिलिक है तो जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो सभी हीमोफिलिक होंगे। तो यहाँ पे क्रॉस कराते हैं ये XH और यहाँ से XH, तो ये डॉटर है। फिर यहाँ से XH और यहाँ से Y, ये सन हो गया। XH और फिर यहाँ से XH, ये डॉटर हो गई, अफेक्टेड डॉटर, और फिर XH और फिर ये वन। तो जितने भी सन है वो भी अफेक्टेड है, हीमोफिलिक है, और जितनी भी डॉटर है वो भी अफेक्टेड है, तो उसमें भी हीमोफिलिया पाया जा रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑल ऑफ द चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड या ऑल ऑफ द चिल्ड्रन विल बी हीमोफिलिक। ऑल ऑफ द चिल्ड्रन विल बी हीमोफिलिक। तो ये थे सेक्स लिंक डिसऑर्डर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में। इसके बाद कुछ ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स भी है, उसको अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कि अगर क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाते हैं या क्रोमोसोम के नंबर घट जाते हैं तो उसकी वजह से डिसऑर्डर होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहीं पे ऐसा हो जाता है कि सेक्स क्रोमोसोम के नंबर कम हो गए, कहीं पर सेक्स क्रोमोसोम के नंबर ज़्यादा हो गए, कहीं पर ऑटोसोम के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं और कहीं पर ऑटोसोम के नंबर कम हो जाते हैं। तो इन सिचुएशन में जो डिजीज अराइज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।